क्या सरकार एक ही झटके में किसी की संपत्ति ले सकती है? आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में जानेंगे जिसने ठीक इसी सवाल का जवाब दिया और भारत के संवैधानिक कानून को हमेशा के लिए बदल दिया। यह है आरसी कूपर केस, जिसे बैंक नेशनलाइजेशन केस के नाम से भी जाना जाता। चलिए शुरुआत करते हैं एक नंबर से, 14। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसे राजनीतिक भूचाल का सेंटर पॉइंट था जिसने हिंदुस्तान की नींव हिलाकर रख दी थी। हाँ, 14। ये उन बड़े प्राइवेट बैंकों की गिनती है जिन्हें 1969 में भारत सरकार ने रातों रात अपने कब्जे में ले लिया था, और सरकार के बस इसी एक कदम ने एक बहुत बड़े संवैधानिक टकराव की जमीन तैयार कर दी। अब इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसे लीगल कवर तो देना ही पड़ेगा, है ना? तो इसके लिए सरकार एक कानून लेकर आई जिसका नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1969। ये कानून ही इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो सरकार ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक शख्स था जिसने इस जबरदस्त पावर मूव के खिलाफ अकेले खड़े होने का फैसला किया, और वो सीधे पहुंचे देश की सबसे बड़ी अदालत। इनका नाम था आरसी कूपर, इस पूरी लीगल लड़ाई का चेहरा। वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर तो थे ही, पर साथ ही उसमें एक शेयर होल्डर भी थे, और इसी वजह से एक आम नागरिक की तरह उन्होंने ये याचिका फाइल की। अच्छा, तो कूपर के आर्गुमेंट्स क्या थे? उनका कहना था कि भाई ये जो कानून है ये उनके संपत्ति के मौलिक अधिकार पर सीधा सीधा हमला है। ये अधिकार उस वक्त आर्टिकल 19 और 31 के तहत मिला हुआ था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बैंकों के बदले जो मुआवजा दिया जा रहा है वो तो बिल्कुल नाकाफी है, एकदम मनमाना है। और उनके इन तर्कों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल खड़ा कर दिया। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है कि जब किसी कानून को जांचा जाता है तो क्या सिर्फ उसके पीछे की नीयत, उसका इंटेंशन देखा जाना चाहिए, या फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इरादा क्या था, बल्कि यह देखना चाहिए कि उस कानून का लोगों के मौलिक अधिकारों पर असल में इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। यही वो दुविधा थी जिसे कोर्ट को सुलझाना था। इस केस की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोई छोटी मोटी बेंच नहीं, बल्कि पूरे 11 जजों की एक स्पेशल टीम बनाई इसे सुनने के लिए, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। मतलब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यह मामला कितना इंपॉर्टेंट था। लंबी बहस और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और ये कोई आम फैसला नहीं था, ये एक लैंडमार्क जजमेंट होने वाला था। फैसला आया 10-1 की जबरदस्त मेजॉरिटी से, मतलब 11 में से 10 जज एक तरफ थे। फैसला बिल्कुल क्लियर कट था। सुप्रीम कोर्ट ने उस बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देकर रद्द कर दिया। ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कैसे? यही इस केस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कोर्ट ने एक नया सिद्धांत स्थापित किया। उन्होंने कहा कि किसी कानून को सिर्फ उसकी नीयत से नहीं जांचा जा सकता। उसका असली टेस्ट ये है कि उसका इफेक्ट क्या है, उसका असर क्या पड़ रहा है। अगर कोई कानून भले ही अच्छे इरादे से बनाया गया हो, लेकिन उसका असर मौलिक अधिकारों को कम करना है, तो वो कानून गलत। और इसी चीज को नाम दिया गया द इफेक्ट टेस्ट। ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसने भारतीय कानून की दिशा ही बदल दी। साफ साफ मतलब ये था कि सरकार अच्छे इरादों की आड़ में लोगों के अधिकारों को छीन नहीं सकती। असली चीज इफेक्ट है, इंपैक्ट है। कोर्ट के इस फैसले का पूरा सार इस एक लाइन में है। जजों ने कहा कि मौलिक अधिकारों को अलग अलग आइसोलेटेड हिस्सों में नहीं देखा जा सकता। वो एक पहेली के टुकड़ों की तरह हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब सब जुड़ते हैं तभी एक पूरी तस्वीर बनती है। और ये कितना बड़ा बदलाव था, ये इस तुलना से साफ हो जाता है। इससे पहले AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि हर मौलिक अधिकार अपने अपने डिब्बे में बंद है, एक दूसरे से अलग। लेकिन आरसी कूपर केस ने इस पूरी सोच को पलट दिया। कहा कि नहीं, सारे अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं, उन्हें एक साथ पढ़ना होगा। अब इस फैसले का असर फौरन हुआ। 1970 में कोर्ट ने फैसला सुनाया, और उसके अगले ही साल 1971 में संसद ने इसके जवाब में संविधान में 25वां संशोधन कर दिया। इस संशोधन में उन्होंने मुआवजा शब्द को हटाकर उसकी जगह राशि शब्द डाल दिया। इसका मकसद ये था कि सरकार जो भी राशि तय करेगी उसे कोर्ट में चैलेंज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस पूरे ऐतिहासिक केस से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहली, किसी भी कानून का प्रभाव उसकी नीयत से ज्यादा जरूरी है। दूसरी, सरकार के दिए अपर्याप्त मुआवजे को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तीसरी, मौलिक अधिकार अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और चौथी,
एक शेयरधारक भी कोर्ट जा सकता है अगर उसके अपने अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। और आखिर में ये पूरा केस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, एक ऐसा सवाल जो हमेशा रेलेवेंट रहेगा। जब देश की नीति और एक व्यक्ति के अधिकारों में टकराव हो तो आखिरी फैसला लेने का हक किसके पास होना चाहिए, संसद के पास या अदालतों के पास? इस पर सोचना जरूरी है।